आज इतिहास का चौथा लेक्चर है। भारतीय इतिहास का यह चतुर्थ लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। मैंने पहला लेक्चर में फर्स्ट जब लेक्चर ले रहा था तो मैंने कहा था कि मैं भारतीय इतिहास जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहले इसलिए भारतीय और इतिहास, मैं पहले इतिहास की चर्चा कर लूँगा, फिर मैं भारत पर आऊँगा। मैंने आप लोगों से एक वादा पहला वीडियो में किया था, आज वो उस वादा को निभाने का समय आ गया है। मैं भारत के बारे में आपको आज बताऊंगा, फिर मैं भारतीय इतिहास के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी इतिहास पढ़ने से पहले होना चाहिए। क्या क्या जानकारी होना चाहिए? तो जानकारी यह होना चाहिए कि पहला, कि भारत का उद्भव कब हुआ था। भारत का जो उत्पत्ति हुआ था, आज जो भारत में दिखाई देता है, वो कैसे, उस कब से शुरू हुआ था। जैसे पृथ्वी 4.8 अरब वर्ष पुराना है, तो हमारा भारत कितना पुराना है, ये तो जानना ही चाहिए ना। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ भारत में जो लोग रहते हैं वो किस भाषा को बोलते हैं और किस प्रजाति के लोग हैं, यह हमें जानना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि भारत आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, भारत इसका नाम क्यों पड़ा, इसका भारत क्यों नाम पड़ा, ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट है कि प्राचीन भारत का भारतीय इतिहास का हम आज विभाजन भी पढ़ाएंगे। ये चार टॉपिक हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ये काफी इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास को पढ़ने से पहले। अब भारत की उत्पत्ति के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। देखिए, हमारा जो भारत है और उसका जो विशेषकर प्रायद्वीपीय हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा कहने का अर्थ है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण भारत में, विंध्य के दक्षिण में जो भी हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय भारत में आता है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड से का हिस्सा था। और उसी से टूटकर आज से 4 करोड़ वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप जो है अस्तित्व में आया था। लेकिन इसका जो उत्तरी हिस्सा है, जहां हिमालय है, जहां हिमालय है, वह मैंने कल बताया था, प्लेस्टोसीन एज की चर्चा किया था, जो 20 लाख से शुरू होकर लगभग 12,000 बीसी तक जाता है। हिमालय की जो चतुर्थ अवस्था है वह लगभग 12,000 बीसी हिमालय 4 चरणों से होकर मिलकर बना है। उसके फोर्थ स्टेज है हिमालय बनने के। वो चतुर्थ अवस्था जो है 12,000 बीसी में, ज़्यादा हिमालय पुराना नहीं, इसलिए आज भी हिमालय जो है उसकी ऊंचाई एवरेस्ट का बढ़ रहा है। आप लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि उत्तर की ओर जो है वो लैंड आगे की ओर बढ़ रहा है। कहने का अर्थ कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है, जो शेप लिया है, वो 4 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके और 12,000 बीसी के बीच के ही का खेल है, उससे ज्यादा पुराना या है नहीं। बाकी चीज इतिहास भूगोल के जो टीचर होंगे, जब भूगोल आप लोग पढ़ेंगे तो वहां क्लियर होगा। लेकिन इतिहास पढ़ने के लिए जो भूगोल की जानकारी होना चाहिए, जो भारत की उत्पत्ति के संबंध में है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतीय उपमहाद्वीप का बार बार चर्चा किया जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में आज का भारत है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर है तो बांग्लादेश भी होगा, और बांग्लादेश है तो भूटान और नेपाल। भारतीय महाद्वीप में यही 5 राष्ट्र है आज के। इसलिए आप लोग जब भी भारतीय महाद्वीप की पढ़ेंगे तो आप लोग यही समझिए कि उसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। यह हो गया भारत की उत्पत्ति के बारे में जानकारी। अब जो हम लोग सेकंड है, भारत में किस भाषा के लोग रहते हैं और भारत में किस प्रजाति के लोग रहते हैं, तो हम लोगों को ये चीज की जानकारी चाहिए। एक लैंग्वेज सर्वे किया गया
1898 में ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। और उस सर्वेक्षण में जॉर्ज ग्रियर्सन के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जॉर्ज ग्रियर्सन के नेतृत्व में हुआ था। एक सिविल सर्वेंट थे। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने पहला भाषाई सर्वेक्षण करवाया था, उसी के ये हेड थे। और इन्होंने कहा था कि भारत में लगभग 179 लैंग्वेज है, भाषा है, और 549 बोली डायलेक्ट्स हैं। ये सर्वेक्षण करने के बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको बताया था। और उसमें 4 मुख्य भाषा है, 4 मुख्य भाषा है। पहला है ऑस्ट्रिक भाषा, तिब्बती बर्मन भाषा, दरवी भाषा, और लास्ट में जो है वह है आपका भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा। भारत में मुख्यतः यह 4 भाषा ही बोला जाता है। यह ऑस्ट्रिक भाषा जो है यह सबसे पुराना भाषा है। इसके 2 भाग हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक और दूसरा भाग क्या है? ऑस्ट्रोनेशिया। ऑस्ट्रो एशियाटिक जो एशिया भारत में बोला जाता है, और ऑस्ट्रोनेशिया जो दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ये सबसे प्राचीन भाषा है ऑस्ट्रिक भाषा, और उसके 2 भाग हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक। जो भारत में जो बोला जाता है उसमें 2 उपसमूह हैं। 2 उपसमूह है, एक मुंडा समूह है और एक मोन खमोर भाषा है, मोन खमेर भाषा है। मुंडा जो भाषा है वो आपको झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में बोला जाता है, और इसको मंदारी भाषा भी कहा जाता है। और मोन खमेर जो है आपको मेघालय में खासी जनजाति के लोग बोलते हैं। और ऑस्ट्रोनेशिया भाषा वो, चूंकि आपको मैंने कल बताया था कि जो प्राचीन लोग आए, प्राचीन आदि मानव जो आए, वो समुद्री के रास्ते से भारत आए थे, दक्षिण भारत, और फिर अंडमान होते हुए चले गए, दक्षिण इंडोनेशिया होते हुए वो ऑस्ट्रेलिया को चले गए। तो ये जो है वहां जाकर ऑस्ट्रोनेशिया भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन वो मूलतः ऑस्ट्रिक भाषा है जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। दूसरा जो भाषा है वो तिब्बती बर्मन भाषा है। तिब्बती बर्मन भाषा में सबसे ज्यादा बोली है, इसको याद रखिएगा। इस भाषा में सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे ज्यादा बोली है, और भारत के जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जो राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, जो भी राज्य हैं वहाँ यह बोली, असम है, ये बोली का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा बोलने वाले विश्व में सबसे ज्यादा लोग यही लोग हैं। तिब्बती बर्मन जो भाषा है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो एक चीज मैं बताता हूं, आसाम में एक शासक होते थे अहोम। उन्होंने बुरंजी शब्द का प्रयोग किया है। बुरंजी जो उनके वंश वृक्ष के लिए बुरंजी शब्द का प्रयोग किया गया है। और दरभंगा जो मिथिला, जो बिहार में एक इलाका है, दरभंगा के मधुबनी सब का जो इलाका है जिसको मिथिला कहते हैं, मैथिली में एक शब्द आता है पंजी, और वो भी वंश वृक्ष के लिए ही आता है, और हो सकता है कि बुरंजी से ही इस पंजी का निर्माण हो। अर्थात यहाँ मेरे कहने का अर्थ है कि तिब्बती बर्मन भाषा का प्रभाव मैथिली क्षेत्र पर भी पड़ा। इसको याद रखना होगा हम लोगों को। तो उसके बाद है द्रविड़ भाषा।
ये द्रविड़ भाषा, इसका सबसे प्राचीनतम रूप पाकिस्तान में है और वहां पर एक बरहोई भाषा सबसे बोला जाता था, बरहोई भाषा। और इस भाषा की उत्पत्ति के बारे में मत है कि यह इलम से हुआ था, जो दक्षिण पश्चिम ईरान में के आसपास है। दक्षिण पश्चिम ईरान के आसपास है। वहीं से 4000 बीसी के आसपास द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चले गए। इसी भाषा से बाद में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि भाषाओं, मलयालम आदि भाषाओं का विकास हुआ। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा सबसे जो पुराना भाषा है, हम लोग भारोपीय भाषा जिसको कहते हैं, भारोपीय भाषा। इस भाषा को बोलने वाले लोग आर्य थे। आर्यों की एक शाखा पश्चिम की ओर चली गई, यूरोप की ओर, और आर्यों की एक शाखा पूरब की ओर चली आई, भारत की ओर। आर्य आपको पता होगा कि भारत में आने से पहले ईरान में रहते थे, और जो भारतीय जो आर्य भाषा है वो ईरान में भी बोला जाता था और भारत में भी बोला जाता था। ईरान में भी बोला जाता था, भारत में भी बोला जाता था। इसी भाषा का एक और भाषा जो भारत में बोला जाता था, जिसको आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, इसको भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। और भारत में यहां जो बोला जाता था वो ईरानी आर्य भाषा इसको कहा जाता है, ईरानी आर्य भाषा। इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है जिंदा अवेस्ता है। इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जिंदा अवेस्ता है। और इस भाषा से बहुत कुछ, ऐसी बात नहीं कि आर्य शब्द यहाँ नहीं है, जिंदा अवेस्ता में भी आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना होगा। देखिए, भारतीय आर्य भाषा से ही, ऐसे लोग कहते हैं कि भारतीय आर्य भाषा जो है पूर्वी जो ईरान में भी बोली जाती थी, और दार्दिक भाषा का भी यहाँ पर एक हुआ है। दार्दिक भाषा जो भारतीय आर्य भाषा है उसी का परिवार का एक उपभाषा था। इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, कुछ इतिहासकार इसको अलग से देखते हैं, लेकिन देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये भाषा जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर और नेपाल जैसे देशों में आज भी बोला, कश्मीर में जो भारत का भी हिस्सा है, और नेपाल में भी बोला जाता है। तो यह हो गया आपका इस भाषा को बोलने वाले लोग। ये 4 भाषा है। अंतिम में जो भारतीय आर्य भाषा ही ने क्या किया, जितनी भी कबलाई बोली थे उसको समाप्त कर दिया और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उन्होंने कबलाई बोली के शब्दों को तो लिया, क्योंकि आर्य भाषा पर द्रविड़ का भी प्रभाव है और मुंडा का भी प्रभाव है। शब्द तो लिए और उनकी बोली को समाप्त किया इन लोगों ने, इसलिए कि इससे उनको ज्यादा से ज्यादा जनशक्ति मिले और संसाधन मिले, संसाधन पर कब्जा कर से। आर्यों ने इनकी बोलियों के शब्द तो लिए और उनको नष्ट भी कर दिया, इनके बोलियों को, क्योंकि जब तक ये इनके बोली को नहीं समझ सकते थे तो इनके जनशक्ति और संसाधन पर ये कब्जा नहीं कर सकते थे। ये हो गया 4 प्रकार की भाषा। इस 4 प्रकार की भाषा को बोलने वाले 4 प्रजाति के लोग थे। कौन कौन प्रजाति के लोग थे? तो निग्रिटो, ये सबसे छोटे थे, काला थे देखने में। निग्रिटो के बाद ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड और कॉकेसाइड। ये 4 प्रजाति के लोग थे। निग्रिटो थे, ऑस्ट्रिक भाषा ही बोलते थे,
मंगोलायड भी ऑस्ट्रिक भाषा ही बोलते थे, ये तिब्बती बर्मन भाषा बोलते थे, और कॉकेसाइड जो थे आर्य भाषा भी बोलते थे और द्रविड़ भाषा भी बोलते थे। ये 4 प्रजाति के लोग भारत में रहते हैं। कॉकेसाइड इसमें सबसे सुंदर थे देखने में, और ये उत्तर भारत में भी मिलते हैं और दक्षिण भारत में भी है। इसलिए ये हो गया आपको भारत के भाषा और जाति के बारे में, प्रजाति के बारे में विवरण। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है भारत का नामकरण। ये भारत जो है इसका नामकरण कैसे किया गया। देखिए, भारत में सबसे पहले आर्य बसे। भारत में सबसे पहले कौन बसे? आर्य बसे। इसलिए भारत को आर्यावर्त भी कहा गया, आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त का अर्थ हुआ उत्तरी भारत प्लस केंद्रीय भारत, केंद्रीय भारत। आर्यावर्त का क्या अर्थ हुआ? उत्तरी भारत और केंद्रीय भारत। यह हो गया आपका आर्यावर्त, जहां आर्य लोग बसे। एक आता है दक्षिणापथ। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है विंध्य पर्वतमाला, अर्थात विंध्य पर्वतमाला की जो दक्षिण का हिस्सा है उसको हम लोग दक्षिणापथ कहते हैं। यहां तक कोई आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भारतीयों को सबसे बड़ा बात है कि हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। भारत के लिए हिंदू या हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया, हिंदू या हिंदुस्तानी। देखिए, भारत का सबसे पुराना संबंध ईरान के साथ था। ईरान या फारस, आज का फारस है, पहले इसको ईरान कहा जाता था, फारस कहा जाता था। तो 500 या 600 बीसी के आसपास इन लोग का संपर्क भारतीय क्षेत्र से हुआ, जिसको कहते हैं सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र या सिंधु नदी से इनका परिचय हुआ। सबसे पहले ईरानियों का ही या फारसियों का ही परिचय हुआ। तो वो स का प्रयोग, उच्चारण जो है ह के रूप में करते थे। स का उच्चारण क्या करते थे? ह। तो सप्त सिंधु को उन्होंने कहा हप्त हिंदू, हप्त हिंदू, और सिंधु नदी, सिंधु को हिंदू कहा। मतलब कहने का अर्थ कि सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र था, उन्होंने यहाँ पर धर्म और जातीय संबोधन नहीं था, वो एक क्षेत्र को संबोधित कर रहे थे। क्लियर हो गया होगा कि यहाँ जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया फारसी अभिलेख में, वो एक क्षेत्र विशेष को लेकर किया गया, किसी धर्म को लेकर वो नहीं किया गया। यहीं पर आपको हम क्लियर कर देते हैं कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कब किया गया। तो 262 एडी का एक सासानी अभिलेख है, उसमें सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। ये मैंने एडी का बता दिया, लेकिन चूंकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में कि कब हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ और कब हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ, या इसी कारण से आपको यहीं पर मैंने क्लियर कर दिया। मध्यकालीन मुस्लिम शासकों ने भारत को हिंदुस्तान कहा, यह भी यहां पर आप लोग समझ जाइए। अब है भारत को इंडिया किसने कहा। तो भारत को जो इंडिया कहा वह यूनानियों ने कहा। भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानी ने कहा। और यह जो है इंडस नदी, जो सिंधु को उन्होंने देखा तो सिंधु नदी का नाम उन्होंने इंडस रख दिया, और इसी इंडस से इंडिया बना। इसी इंडस से
इंडस जो है का संस्कृत नाम सिंधु है, उसी इंडस से इंडिया बना। बाद में अंग्रेजों ने भी भारत को इंडिया ही कहा है। आप मेगास्थनीज का नाम जानते होंगे, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, मैं पढ़ाऊंगा मौर्य शासन पढ़ाते समय, तो वहां पर हम चर्चा करेंगे मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, तो कहीं ना कहीं वो भारत, इंडी का अर्थ भारत ही था वहां पर। यूनानियों ने इंडे शब्द का प्रयोग किया भारत के लिए, इंडे शब्द का, और यही जो है इंडिया में रहने वालों को इंडिया कहा गया, इंडिया कहा गया। यह हो गया आपका इंडिया, यूनानी ने कहा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो गया होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका नाम भारत है, और ये भारत क्यों पड़ा, भारत या भारतवर्ष। आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे भारत या भारतवर्ष। देखिए, वर्ष जो है एक संस्कृत शब्द है। वर्ष, वर्ष का अर्थ होता है क्षेत्र या इलाका। तब भारत, जिस क्षेत्र में भारतीय रहते थे, उसको भारतवर्ष कहा गया। इस 5वीं शताब्दी बीसी का, 500 बीसी का पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी जो है वो एक व्याकरण ग्रंथ है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसमें भी भारतवर्ष शब्द का चर्चा है। एक खारवेल राजा थे, मौर्य साम्राज्य जब समाप्त हो गया तो उड़ीसा में एक मारवाड़ी वंश खारवेल एक राजा हुए। उन्होंने भी भारतवर्ष, उनका जो एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें भी भारतवर्ष शब्द का चर्चा है। इसलिए भारतवर्ष शब्द ये 500 बीसी से ही प्रचलन में था, भारत के आसपास के रहने वाले लोग। अब है भारत। भारत क्यों कहा जाता है? भारत ऋग्वेद में एक कबीला था, भरत कबीला। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ऋग्वेद में एक कबीला था, जब हम वैदिक साहित्य पढ़ाएंगे तो बताएंगे सारा बात, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए कि ऋग्वेद में एक कबीला था, भरत कबीला। और इसी भरत कबीला के नाम पर भरत का नाम भारत हुआ होगा। लेकिन थोड़ा सा यहां पर जो हमारे साहित्यिक साक्ष्य हैं उसका भी हम वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम विष्णु पुराण का चर्चा करेंगे। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण कहता है कि दक्षिण समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भी क्षेत्र है वो भारत है, वो भारत की बात करता है, विष्णु पुराण में कहता है। हम जैन ग्रंथ का भी यहां पर वर्णन कर लेते हैं। जैन ग्रंथ का, जैन ग्रंथ जैसे जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, उनके जो पुत्र थे उनका नाम भी भरत था, और उसके नाम पर भी भारत के नाम पर भारत रखा गया। ये तो जैन ग्रंथ भी बताते हैं। लेकिन जो कहानी है, जो भारत रखने के पीछे है, वो भरत कबीला के ही नाम पर रखा गया होगा। ये तो ऋग्वेद से साक्ष्य मिलता है। महाभारत, देखिए ऋग्वेद का 10 मंडल है। ऋग्वेद का 7वां मंडल में एक युद्ध का चर्चा है, बहुत थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद का 7वां मंडल है, उसमें एक युद्ध का वर्णन है, 10 राज युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध था। इसमें 10 राजाओं ने भाग लिया था, और इस युद्ध में भरत कबीला, जो ये कबीला है, उस समय उसका राजा था सुदास। सुदास का जीत हुआ था, और ये कहानी है 10 राज युद्ध का। महाभारत में ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है, और इस युद्ध में भरत कबीला जीता था, और उस समय उसके राजा कौन थे? सुदास थे।
यह हो गया ऋग्वेद की कहानी। और इसी कबीला के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। लेकिन जो महाभारत हमें सूचना देता है वह कुछ इस प्रकार का है। वह देखिए, महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत में 18 पर्व है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। महाभारत से पर्व का अर्थ यहाँ पर अध्याय हो गया। 18 पर्व का अर्थ यहाँ पर अध्याय है। इसका जो पहला पर्व है और इसका छठा पर्व है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पर्व का नाम है आदि पर्व और छठा पर्व का नाम है भीष्म पर्व। आदि पर्व और भीष्म पर्व। यहां पर हम भीष्म पर्व की इसलिए चर्चा कर देते हैं, जो थोड़ा विषयांतर भी है, लेकिन परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद है, जो गीता है, वह भीष्म पर्व में ही है। वो किस में है? भीष्म पर्व में ही है। जो गीता का ग्रंथ है वह इसी में है। यह कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको यहां पर चर्चा कर दिया। हम आदि पर्व पर आते हैं। आदि पर्व में है कि पुरुवंश का राजा था दुष्यंत। पुरुवंश का बताएंगे हम जब ऋग्वेद पढ़ाएंगे, तो यहां पर इतना ही समझिए कि पुरुवंश का राजा था दुष्यंत। इनका विवाह हुआ था शकुंतला से। किससे हुआ था? शकुंतला से। शकुंतला कौन थी? तो एक ऋषि थे विश्वामित्र, और एक अप्सरा थी मेनका। उसी से जन्म उत्पन्न पुत्री थी शकुंतला। उनका शादी किससे हुआ था? दुष्यंत और शकुंतला से। इससे भरत नाम का प्रतापी एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, और इसी भरत के नाम पर भरत का नाम भारत पड़ा। यह कहानी है। इसमें हम जो एक चीज कहना चाहते हैं कि मैंने एक युद्ध का वर्णन किया था, दशराज युद्ध का वर्णन। उसमें मैंने कहा था कि भरत कबीला का विजय हुआ। भरत कबीला का विजय हुआ। फिर मैं कह रहा हूं एक महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध आज से 5000 साल पहले हुआ था। 5000 वर्ष पहले हुआ था। और दशराज युद्ध आज से 7500 वर्ष पहले हुआ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आखिर महाभारत का नाम महाभारत क्यों रखा गया? इस भरत कबीला ने वहां युद्ध में भाग लिया था, विजयी हुआ था, और यहां पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया। आखिर क्यों किया गया? महाभारत की जो लड़ाई थी वह तो भाई भाई का लड़ाई था, गृह कलह था। पूरे भारत का संघर्ष युद्ध तो नहीं था, लेकिन सारे भारत के राजाओं ने उसमें भाग लिया था, इसलिए उसका नाम महाभारत पड़ा। मतलब एक भौगोलिक इकाई में रहने वाले सारे राजाओं ने उस युद्ध में भाग लिया था, और इसलिए उसका नाम महाभारत पड़ा। तो इस सबसे लगता है कि भारत का नाम सही ढंग से भारत ही होगा। दूसरी बात यह है कि कालिदास जो गुप्त काल में थे, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया, और यह प्रेम कहानी काफी पॉपुलर हो गया होगा, और भारत के जन जन में यह प्रेम कहानी के माध्यम से भारत का नामकरण भारत पड़ गया होगा। देखिए, किसी भी देश का जो नाम रखा जाता है उसके पीछे भूगोल बहुत बड़ा कारण होता है। संस्कार होता है। यही सब ना कारण होता है। भूगोल है, संस्कार है। कहीं ना कहीं जो भारत की जो या जातीय चेतना है, किसी देश का जो हम नामकरण करते हैं उसके 3 ही निर्धारक तत्व होते हैं।
जातीय चेतना, भूगोल या संस्कार। संस्कार को हम संस्कृति भी कह सकते हैं। आर्य संस्कृति से इसको हम जोड़ सकते हैं, और उसमें भरत कबीला प्रमुख था और इसलिए इसका नाम भारत पड़ा, और यही नाम इसका समीचीन भी लगता है। भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया है। जम्बूद्वीप क्यों कहा गया है? कि यहां पर जामुन का वृक्ष काफी है। आप लोग हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल किया कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया भारत दैट इज इंडिया, यहाँ पर दैट इज इंडिया को हटा दिया जाए, भारत ही शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो विदेशी नाम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ता को कहा कि आप सरकार से जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत करें, क्योंकि यह काम न्यायपालिका का नहीं है, यह सरकार का काम है। और साथ में यह भी कहा कि बहुत से देशों ने अपना नाम बदला है, इसे सरकार से इस बारे में याचिकाकर्ता को बात करना चाहिए। सरकार को भी इस देश का नाम भारत ही रखना चाहिए और उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों को भारत ही कहना चाहिए। यहां तक तो बात आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग भारतीय इतिहास पर आते हैं। अब हम लोग कहां पर आते हैं? भारतीय इतिहास पर आते हैं। भारत आप लोग समझ गए। अब हम लोग भारतीय इतिहास का जो कक्षा है वो अब शुरू हो रहा है। अभी तो मैंने भारतीयों की चर्चा किया, इतिहास का चर्चा किया, अब भारतीय इतिहास का मैं चर्चा करूंगा। देखिए, भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। किस किस भाग में भागते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल, आपको मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यह 3000 BC तक। शुरू का डेट जब मैं प्रागैतिहासिक काल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी मैं लिख देता हूं अज्ञात। जब पढ़ाएंगे तो हम जरूर बताएंगे। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, मैंने ये सब चर्चा पहला क्लास में कर दिया था। आदि ऐतिहासिक काल ये 3000 BC से 600 BC तक। और ऐतिहासिक काल 600 BC के बाद है। ऐतिहासिक काल 600 BC के बाद है। यह समझने में मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में या 4 भाग में भी इसको बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन ऐतिहासिक, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। समकालीन भारत, अगर 4 भाग में बांटते हैं तो समकालीन भारत। प्राचीन भारत का समय जो होगा 600 BC से शुरू होगा और कब तक जाएगा? तो 750 AD तक। मध्यकालीन भारत 750 AD से यह चल जाएगा आपका 1707 या 1757। ये हम क्लियर कर देंगे ऐसा क्यों लिख रहा है। आधुनिक भारत का समय भी 1707 से 1757 से लेके 1947। और समकालीन भारत का समय 47 से लेके 2012 तक का इतिहास अब लिखा जा सकता है। इतिहास जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 10 साल का इतिहास को गैप रखा जाता है। 2012 तक का इतिहास अब लिखने के लिए हम लोग इंटाइटल हो जाते हैं। 10 साल का गैप होता है उसमें। ये नहीं है कि 2020 का इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है।
2012, 10 से 11, 12 तक का इतिहास लिखा जाएगा। इसी को समकालीन भारत इस 4 भाग में बांटते हैं। प्राचीन भारत के डेट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मध्यकालीन भारत को डेट में 2 डेट रखा गया है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ थोड़ा मध्यकालीन और आधुनिक भारत में 2 डेट क्यों रखा गया है। देखिए, मध्यकालीन भारत जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने भारत का इतिहास लिखा, और एक जेम्स मिल थे, उन्होंने भारतीय इतिहास का जो विभाजन किया वो धर्म के आधार पर किया, संप्रदाय के आधार पर किया। तो उन्होंने प्राचीन भारत को कहा हिंदू काल। प्राचीन भारत को क्या कहा? हिंदू। अभी आप समझ गए होंगे कि हिंदू कहना कितना, क्योंकि 500 बीसी या 600 बीसी में ही सिंधु का नाम, सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा था फारसियों ने। उसके बाद नेक्स्ट आया मध्यकालीन भारत को उन्होंने मुस्लिम काल कहा, और इसका समय उन्होंने 750 एडी से रखा 1707। चूंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, तो उन्होंने मुस्लिम का उसका जो डेट रखा वो 1707 तक रखा। और फिर ब्रिटिश काल उन्होंने कहा जो 1707 से 1947 तक जाता है। यह तो हो गया अंग्रेज के दृष्टिकोण से, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से जो विभाजन किया गया वो यह है। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीयों ने अपना जो है इतिहास लिखा, और फिर उन्होंने इस डेट को, जो मध्यकालीन भारत का जो डेट है वो 1707 से और नहीं समाप्त करके उन्होंने भारतीयों ने हिंदू काल को प्राचीन भारत कहा, मुस्लिम काल को मध्यकालीन भारत कहा, मध्यकालीन भारत को 2 भाग में बांटा, पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत जो है वो 750 एडी से 1206 एडी तक जाता है, और उत्तर मध्यकालीन भारत 1206 एडी से 1757, और यहीं से आधुनिक काल की भी शुरुआत हुई। ब्रिटिश काल को भारतीय इतिहासकारों ने आधुनिक भारत कहा। प्लासी की लड़ाई के साथ ही भारत में भारतीय इतिहासकारों ने कहा, सर यदुनाथ सरकार ने कहा कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 में, उसी के साथ जो है भारतीय मध्यकाल का अंत हुआ और ब्रिटिश आधुनिक काल की शुरुआत हुई। यह सर यदुनाथ सरकार का मत है, और 1757 से ही आधुनिक भारत का शुरुआत होता है। यह आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो किस किस प्रकार किया गया है। कल जो हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक चीज़ बताना थोड़ा सा भूल गए थे, वह यह था कि इरेक्टस जो थे उसके पहले जो भी प्रजाति थी वो ट्रैवलिंग नहीं करते थे। पहला जो ट्रैवलिंग करने वाली जो प्रजाति थी वो इरेक्टस ही था। इसी के साथ ही इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इसी के साथ ही मैं अपना क्लास यहाँ पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। परीक्षाओं में इन सब सारी चीज़ों से प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षाओं में। अगर आप लोग मेरे क्लास के जो भी लेक्चर मैं ले रहा हूँ उसको ठीक ढंग से सुनेंगे, मनन करेंगे, लिखेंगे, तो मेरे क्लास के अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा चीज़ों का वर्णन मैं एक एक करके कर रहा हूँ। धन्यवाद।